पश्चिम बंगाल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन अब शुरू हो गया है, लेकिन बुलडोजर की इस कार्रवाई पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जिन लोगों के मकान तोड़े गए, उन्होंने दावा किया कि केवल एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। और पीड़ित लोगों ने आरोप लगा दिया कि दीदी का बुलडोजर धर्म देखकर चल रहा है। हमको तो लग रहा है कि मठिया ब्रिज को छोड़ दिया गया। अभी हम सरकार पूछा रहे हैं, इकबालपुर मोमिनपुर दोनों छूटा हुआ है, सिर्फ चिड़ियाखाना इधर में बुलडोजर चला। और ममता सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि मेटिया, बिरूज, राजा बाजार और पार्क सर्कस इलाके में तोड़फोड़ नहीं की गई, क्योंकि यहाँ समुदाय विशेष के लोग रहते हैं। यहाँ पर तो कोई मुस्लिम नहीं है, यहाँ पर दो चार फैमिली मुस्लिम है। मतलब लग रहा है उधर तो तोड़फोड़ नहीं हुआ, इधर हुआ। फिर उधर जाके देखे जगू बाजार के उस तरफ में तो थोड़ा वो जगह छोटा छोटा कर दिया गया, लेकिन इतना बड़ा कार्रवाई नहीं हुआ। वहीं धर्म देखकर बंगाल में बुलडोजर की कार्रवाई किए जाने से लोग ममता बनर्जी सरकार से खासा नाराज हैं। वहीं बीजेपी ने भी इस मामले में ममता सरकार को अब घेरा है। और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया। जो एरिया में बीजेपी को लीड हुआ है, कलकत्ता का 50 से ज्यादा वार्ड में बीजेपी को लीड हुआ और 69 म्यूनिसिपैलिटी में बीजेपी का भारी वोट मिला है अर्बन एरिया में। ये पूरा राजनीति से प्रेरित है। आज यहाँ पहले हिंदू लोग को उठा रहा है, उसके बाद रोहिंग्या को बैठाएगा। इसका मतलब दूसरा है, डेमोग्राफी चेंज कर रहा है। सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बंगाल में हिंदुओं के घरों को उजाड़कर ममता सरकार रोहिंग्या को बसाएगी। इस बीच खबर है कि कई इलाकों में हॉकर्स यूनियन को 1 महीने का वक्त दिया गया है, यानी 1 महीने के भीतर उन्हें सरकारी जमीन से कब्जा छोड़ना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, 24 दिन बीत गए हैं, लेकिन बंगाल में हिंसा नहीं थमी। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद भी बम, गोला और बारूद मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में एक बार फिर बम मिलने से हड़कंप मच गया। इस बार मिदनापुर के चंद्रकोना में एक टीएमसी नेता के खेत पर सुतली बम मिला, जिससे आसपास रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। बताया गया कि ये बम टीएमसी नेता शिवराम हाजरा के खेत से बरामद किया गया है। वहीं बम मिलने के बाद अब साजिश के एंगल से पूरे मामले की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भूमाफिया पर योगी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है, तो वहीं अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी फुल एक्शन में नजर आ रही हैं। सरकारी जमीन हड़पने के मामले में सीएम ममता बनर्जी ने अपनी ही पार्टी के नेता पर कार्रवाई करी। और सीएम ममता बनर्जी ने अपनी ही पार्टी के नेता देवाशीष प्रमाणिक को गिरफ्तार करवा दिया है। देवाशीष प्रमाणिक टीएमसी के फूलबाड़ी डबग्राम इलाके के ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उन्हें अब सीआईडी ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बड़ी बात यह है कि खुद ममता बनर्जी ने देवाशीष प्रमाणिक को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद सीआईडी की टीम ने जलपाईगुड़ी में उनसे पूछताछ की और जब टीएमसी नेता देवाशीष प्रमाणिक सरकारी जमीन हड़पने के मामले में दोषी पाए गए तो सीआईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यूपी लोकसभा चुनाव के नतीजों ने जितना बीजेपी को परेशान किया, उतना ही संघ को भी चिंता में डाल दिया। बीजेपी अयोध्या की सीट तक नहीं बचा पाई और इसलिए अब संघ ने हिंदुओं को एकजुट करने का प्लान तैयार किया है, ताकि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह हिंदू वोटर्स के जातियों में बांटने का घाटा बीजेपी को हुआ, वो यूपी की 10 सीटों पर जल्द होने वाले उपचुनाव और फिर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ को न उठाना पड़े। इसीलिए यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ को जिताने के लिए आरएसएस ने अभी से ताकत झोंक दी। आरएसएस ने यूपी में दलितों, पिछड़ों के बीच पैठ बढ़ाने का प्लान बनाया है। पीडीए यानी पिछड़ों, दलित और अल्पसंख्यकों को साथ लेकर के अखिलेश यादव ने जो इस बार कमाल किया है, उसकी काट निकालने की संघ ने तैयारी शुरू कर दी है। जातियों को एक साथ जोड़ने के लिए संघ सामाजिक समरसता पर सबसे ज्यादा जोर दे रहा है। के साथ ही साथ हर एक ग्राम पंचायत तक शाखा स्थापित कराने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए संघ ने प्लान पर काम करना भी शुरू कर दिया है। लखनऊ में पूर्वी क्षेत्र के संघ पदाधिकारियों की 4 दिनों की बैठक जारी है और आज इस बैठक का दूसरा दिन था। हालांकि आरएसएस की इस बैठक को लेकर के सियासत भी हो रही है। विपक्ष को नहीं लगता कि आरएसएस और बीजेपी की जुगलबंदी से कुछ फायदा होगा और बीजेपी पीडीए की काट ढूंढ पाएगी। अवधेश जी, खबर आ रही कि संघ अब दलित और पिछड़ों में अपनी पैठ बढ़ाएगी और ग्राउंड तक जाएगी और लोगों के बीच में पहुंचेगी, खासतौर पर एससी और पिछड़ा वर्ग के बीच में। ऐसा कुछ नहीं, उसकी मानसिकता ही नहीं है, उसकी मानसिकता विचारधारा ही नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का भी ऐसा ही मानना है। कांग्रेस नेता का दावा है कि पहले भी आरएसएस बीजेपी के साथ थी और तब कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? क्या एक्टिविटी है आरएसएस की, कहाँ हो रही है,
क्योंकि मेरा कोई लेना देना नहीं दूर दराज। सियासत के बीच चर्चा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत 1 जुलाई को गाजीपुर का दौरा करने वाले हैं। चर्चा इस बात की भी है कि गाजीपुर में मोहन भागवत और सीएम योगी की मुलाकात भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन से लोगों में डर का माहौल है। बुधवार को बाराबंकी के जमूरिया नाले के पास अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची तो लोगों में हड़कंप मच गया और लोग इतना घबरा गए कि लोगों ने खुद ही छेनी हथौड़ा उठाया और अपने घरों को तोड़ना शुरू कर दिया। ये जो मकान जो तोड़ा जा रहा है, ये आप लोगों ने खुद अपने हाथों से तोड़ा है? हाँ, खुद अपने हाथों से तोड़ा है। इसका खर्च जो है आप लोग स्वयं वहन कर रहे हैं? हाँ, स्वयं देना पड़ रहा है। तो अभी कितने दिन का समय मिला है कि मकान ये अपने आप खुद तोड़ लें? नहीं, हमारी कोई बातचीत तो नहीं हुई है। वहीं यूपी में कानून का राज स्थापित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज भी कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता सुशासन स्थापित करना है। पिछले 7 वर्ष के अंदर कानून का राज उत्तर प्रदेश में दिखाई दे, यह स्पष्ट रूप से हम सबको और दुनिया को भी दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली में भूमाफिया राजीव राणा पर प्रशासन का शिकंजा और कस गया। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए राजीव राणा से जुड़ी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम ने भूमाफिया राजीव राणा के होटल और मार्केट पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह के विरोध को रोकने के लिए कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद रही, जिसके बाद भूमाफिया राजीव राणा ने परिवार के साथ सरेंडर कर दिया और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। हमारा फट जाने की कोशिश नहीं की, हमने कोई कत्ल कर दिया, खून कर दिया, क्या कर दिया? हम कोई आतंकवादी है क्या? आपको बता दें, पीलीभीत हाईवे पर करीब 1 घंटे तक 100 राउंड फायरिंग हुई थी। इस मामले में भूमाफिया राजीव राणा मुख्य आरोपी है। अलवर में शातिर अपराधी के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 10 अपराधियों के अवैध मकानों को जमींदोज कर दिया। इनमें से एक मकान हिस्ट्री शीटर बदमाश फिरोज खान का भी है, जो 22 जून को पुलिस की गिरफ्त से भागने में कामयाब रहा था। और आज भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर से उसके अवैध मकान को ध्वस्त कर दिया गया। 4 बुलडोजरों ने हिस्ट्री शीटर फिरोज के घर की दीवारों को जमींदोज कर दिया। घर की बाउंड्री पर लगा गेट भी तोड़ दिया गया। तो आपको बता दें कि बुलडोजर कार्रवाई से पहले ही इन मकानों को गिराने का नोटिस जारी किया जा चुका था। दीवार पर सरकारी भूमि लिख दिया गया था। इस बुलडोजर कार्रवाई में हिस्ट्री शीटर फिरोज के मकान समेत 10 और मकान जमींदोज कर दिए गए। इतना सरकारी जमीन अतिक्रमण उसको हटाया जा रहा है और यहाँ हमें इमदाद के रूप में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया है। लगभग आधा दर्जन से अधिक थानाधिकारी हैं। आपको बता दें कि 22 जून को हिस्ट्री शीटर फिरोज खान के परिवार वालों ने पुलिस पर हमला कर आरोपियों को छुड़ाकर भगा दिया था। शातिर अपराधी फिरोज खान भी ट्रक में सवार होकर फरार होने में कामयाब रहा था, जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को आज संबोधित किया और इस मौके पर उन्होंने महिलाओं, किसानों और अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों पर मोदी सरकार 3.0 के विजन को आगे रखा। साथ ही उन्होंने पिछली सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया और कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में मौजूदा सरकार ने हर क्षेत्र में शानदार काम किया। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार कश्मीर घाटी में वोटिंग के कई दशकों के रिकॉर्ड टूटे। बीते 4 दशकों में कश्मीर में हमने बंद और हड़ताल के बीच कम मतदान का दौर ही देखा था। भारत के दुश्मन इसको वैश्विक मंचों पर जम्मू कश्मीर की राय के रूप में दुष्प्रचारित करते रहे, लेकिन इस बार कश्मीर घाटी ने देश और दुनिया में ऐसे हार ताकत को करारा जवाब दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। लोगों ने सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया। ये जनादेश है कि भारत की विकसित बनाने का काम बिना रुके चलता रहे और भारत अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते रहे। राष्ट्रपति ने सरकार की ओर से पेश होने वाले बजट के बारे में भी बताया और बजट के ऐतिहासिक होने का भरोसा दिया। आगामी सत्र में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरिस्टिक विजन का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। लेकिन संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये अभिभाषण विपक्ष को पसंद नहीं आया।
विपक्ष के कई नेताओं ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहाने केंद्र सरकार को घेरा और मोदी सरकार पर जरूरी मुद्दों से बचने का आरोप लगाया, जिसमें कांग्रेस नेता शशि थरूर भी शामिल रहे। शशि थरूर ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में युवाओं से जुड़े मुद्दे शामिल नहीं किए गए। हमारे युवाओं की बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं सुन पाए, तो बड़ी जरूरी विषय है। और आपको ये भी मालूम है कि मणिपुर इस शब्द तो ना प्रधानमंत्री के मुंह से निकला, ना राष्ट्रपति जी से। तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने इसे पीएम मोदी का अभिभाषण करार दिया। ये प्रेसिडेंट एड्रेस अब नहीं रहा है 10 साल से, ये मोदी एड्रेस रहा है, मोदी जी एड्रेस। क्या निकल कर आएगा? जो मोदी जी चाहते हैं वही निकल कर आएगा उनके स्पीच में। जबकि बीजेपी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को ऐतिहासिक बताया। हमारे लिए गर्व का विषय है कि परम आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने नई लोकसभा के उद्घाटन भाषण में इमरजेंसी की त्रासदी को याद कराया। संसद में अब सेंगोल पर बहस बढ़ गई है। विपक्षी दलों के सांसदों ने स्पीकर की कुर्सी के पास से सेंगोल को हटाकर संविधान स्थापित करने की मांग की है, तो फिर ये मामला गर्मा गया। मैं ग्रहण करने वाला हूं। और ये विवाद समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू हुआ। समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा और सेंगोल की जगह संविधान की प्रति लगाने की मांग की। हमारी जो संसद है वो लोकतंत्र के मंदिर है, वहाँ सेंगोल रखा जाए, राजतंत्र का प्रतीक रखा जाए, ये ठीक नहीं है। चूंकि समाजवादी पार्टी के सांसद ने सेंगोल को राजा का डंडा बताकर उसे तुरंत संसद से हटाने को कहा, तो इंडिया अलायंस में शामिल तमाम पार्टियों ने भी उनका समर्थन कर दिया और सेंगोल को स्पीकर की कुर्सी के पीछे से हटाने की मांग कर डाली। कह रही हूं कि ये डेमोक्रेटिक है, राजतंत्र रहा नहीं और वो राजतंत्र का प्रतीक है, इसलिए उसको हटाना चाहिए। हम तो बहुत स्पष्ट रूप से मानते हैं कि संसद जो है लोकतंत्र की प्रतीक है, लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर में लोकतांत्रिक मूल्यों की आस्थाएं, लोकतांत्रिक आस्थाओं की सारी चीजें होनी चाहिए। दरअसल सेंगोल स्वर्ण परत वाला एक राजदंड है, जिसे 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया था। लेकिन नई सरकार में विपक्ष अब सेंगोल को हटाने की मांग पर अड़ा हुआ है। विपक्ष सेंगोल को केंद्र सरकार की तानाशाही से जोड़कर देख रहा है, तो वहीं सेंगोल को हटाने की मांग पर बीजेपी भड़क गई है और बीजेपी इसे भारतीय संस्कृति का अपमान बता रही है। पहले रामचरितमानस पर हमला, अब सेंगोल पर हमला। कहते हैं कि सेंगोल को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये राजा का दंड है। भाई राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकारा? क्योंकि इस पूरे विवाद की शुरुआत ही समाजवादी पार्टी की तरफ से हुई, इसीलिए जब अखिलेश यादव से इस मामले पर सवाल किया गया तो वो घुमा फिराकर जवाब देते नजर आए। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। दरअसल सेंगोल को अंग्रेजों से भारत की सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर माना जाता है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को देश की आजादी के बाद तमिल पुजारियों से इसे स्वीकार किया था, जिसके बाद 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नई संसद भवन में स्थापित किया था। सेंगोल का इतिहास रामायण महाभारत के प्रसंगों में भी मिलता है और कहा जाता है कि राज तिलक के मौके पर नए उत्तराधिकारी बनाए जाने पर सेंगोल सौंपा जाता था। संसद के चौथे दिन का सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस पार्टी ने सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं उतना काम जमीन पर दिखता नहीं। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के विकास का विजन संसद में रखा था और विकसित भारत के संकल्प को दोहराते हुए दोगुनी रफ्तार से काम करने की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को ही हवा हवाई बता दिया। उनका भाषण ऐसा होता है, एक विजन डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन हमने देखते आया अब तक ऐसी कोई विजन डॉक्यूमेंट हमको नहीं मिली। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि सरकार जो कहती है राष्ट्रपति सिर्फ उतना ही अपने भाषण में बोलती है। सिर्फ जो सरकार कहते हैं वही बात राष्ट्रपति के भाषण में आता है। देखेंगे इस बार कोई ऐसी नई चीज वो लोग लाने वाले हैं क्या, देश को देने वाले हैं।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने इशारा दिया कि विपक्ष इस बार नीट पेपर लीक, महंगाई, ट्रेन दुर्घटना, बेरोजगारी और आतंकवाद जैसे मुद्दों को सदन में जोर शोर से उठाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार से जवाब मांगेगा। अक्सर विवादों में रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सैम पित्रोदा को एक बार फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। लेकिन सैम पित्रोदा की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान सैम पित्रोदा ने भारत में विरासत टैक्स लगाने की वकालत की थी। वहीं नस्लीय टिप्पणी करके भी चर्चा में आए थे। सैम पित्रोदा ने कहा था कि उत्तर भारत के लोग चाइनीज और दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी लगते हैं। ये तमाम विवादित बयान सामने आने के बाद जब बवाल मचा था तो सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि अब कांग्रेस ने आनन फानन में उनकी फिर से नियुक्ति कर ली तो बवाल मच गया। कांग्रेस का प्रथम परिवार कांग्रेस पार्टी कैसे लोगों को बेवकूफ बनाती है। चुनाव में केवल कॉस्मेटिकली अंकल सैम पित्रोदा पर कार्रवाई तो कर दी, परंतु जैसे चुनाव खत्म हुए, जैसे राहुल गांधी एलओपी बने, खटाखट अंकल सैम को फिर से पद दे दिया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस का दोहरा चेहरा है और विवादित बयान देने वालों को कांग्रेस इनाम देती है। भारत क्रोनिक बीमारियों के टाइम बम पर खड़ा है और इसलिए नहीं कि वास्तव में बीमारियों का हमला हो रहा है, बल्कि इन बीमारियों को हम खुद ब खुद बुलावा दे रहे हैं। ग्लोबल हेल्थ मैगजीन लैंसेट ने अपनी चौंकाने वाली रिपोर्ट में बताया है कि करीब 50% भारतीय इतने आलसी हो चुके हैं कि वो रोजाना के लिए जरूरी निम्नतम शारीरिक श्रम भी नहीं करते। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हेल्दी रहने के लिए कम से कम हफ्ते में 150 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, लेकिन आधे भारतीय इस पैमाने पर खरे नहीं उतरते। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि करीब 57% भारतीय महिलाएं फिजिकली बहुत कम एक्टिव हैं, जबकि 42% पुरुष अपने शरीर को बहुत कम हिलाते डुलाते हैं। साल 2000 में यह आंकड़ा कुल वयस्क भारतीयों का सिर्फ 22.3% था, जो अब 49.4% हो गया है। इस आलसीपन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि 2030 तक करीब 60% भारतीय अनफिट हो जाएंगे, क्योंकि वो कोई ना कोई क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पेपर लीक का भी जिक्र किया और कहा कि उनकी सरकार इस मामले में दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। क्योंकि सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षा, इनमें अगर किसी भी वजह से रुकावट आए तो ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक से सख्ती से निपटा जा रहा है और सरकार का ध्यान परीक्षा प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही राष्ट्रपति ने युवाओं के भविष्य के मुद्दे पर सभी पार्टियों से दलीय राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की नसीहत दी। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने पेपर लीक के खिलाफ सरकार की ओर से बनाए गए कानून का भी जिक्र किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सत्ता पक्ष के सभी सांसदों ने मेज थपथपाकर अपनी सहमति जताई। पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी की है। सीबीआई की टीम ने पटना से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उन दोनों आरोपियों के नाम मनीष प्रकाश और आशुतोष हैं, जिनको लेकर कई जानकारियां सामने आई। बताया गया कि मनीष प्रकाश नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को अपनी गाड़ी में लाने और ले जाने का काम करता था, जबकि आशुतोष के घर में इन छात्रों को ठहराया गया था। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया। इससे पहले मनीष को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था और पूछताछ के दौरान ही उसे गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक पेपर लीक केस में मनीष प्रकाश की अहम भूमिका रही है और उसने ही स्कूल को बुक कराया था, जहां छात्रों को सवालों के जवाब रटवाए गए थे। आज दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली। हालांकि 1 घंटे की बारिश में ही दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव भी देखने को मिला और वहीं अलग अलग इलाकों में भीषण जाम की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली तो दूसरी तरफ जल जमाव और जाम की समस्या एक बार फिर से देखने को मिली। दिल्ली के आईटीओ पर बारिश के बाद ही वाटर लॉगिंग देखने को मिला। लोगों को एक तरफ गर्मी से तो राहत जरूर मिली है, लेकिन जाम और जो जल जमाव है उसने पूरे बारिश का मजा एक तरीके से किरकिरा कर दिया है। और हम आपको तस्वीरों के जरिए भी लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों की जो परेशानी है वो आपको साफ दिखाई दे रही होगी।
बारिश के बाद कालकाजी इलाके में भी जाम देखने को मिला। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली। बारिश के बाद मथुरा रोड पर भी सरिता विहार के आसपास भीषण जाम लग गया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई। दक्षिणी दिल्ली के बदरपुर इलाके में हालात और बदतर दिखाई दिए। जल निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से यहाँ के कई इलाकों में जल जमाव के हालात हैं, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को परेशानी हुई। सुबह सुबह हुई बारिश से दिल्ली के लोगों ने राहत की सांस तो जरूर ली। उन्हें उमस भरी गर्मी से थोड़ी देर के लिए राहत भी मिली। बारिश और बादल इतने घने थे कि लोगों को सुबह सुबह गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ी। बारिश की फुहार आंखों को राहत देने वाली तो जरूर थी। झमाझम बारिश के बाद दिल्ली का मौसम बेहद सुहाना हो गया। राजधानी दिल्ली में पिछले 2 महीने से चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन आज की बारिश के बाद ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पहली बारिश हुई तो लोग इसका आनंद उठाते दिखे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर खिलाड़ी भी कपड़े उतारकर बारिश का आनंद लेते दिखे। कुछ खिलाड़ी बारिश के बीच रनिंग करते देखे गए। वहीं बारिश की फुहार के बीच खिलाड़ी फुटबॉल खेलते भी दिखे। दिल्ली में पहली बरसात से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 जुलाई तक कई बार बारिश का अनुमान है। आपको इंडिया गेट की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसको देख करके साफ तौर पर पता चल सकता है कि किस तरीके से राहत ने दिल्ली एनसीआर के पास दस्तक दी है। तेज बारिश हो रही है सुबह से ही और लगातार 2 जुलाई तक इसी तरीके से बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में जारी जल संकट के बीच आम आदमी पार्टी की सरकार अब बीजेपी के निशाने पर है। सदन से लेकर सड़कों तक विरोध और प्रदर्शन जारी रहा। आज एमसीडी की बैठक शुरू हुई तो बीजेपी पार्षदों ने हंगामा करना शुरू किया और उसके बाद एमसीडी की बैठक में बवाल खड़ा हो गया। दिल्ली नगर निगम के बाहर और अंदर बीजेपी नेताओं ने राजधानी में पानी की समस्या को लेकर के प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल से पूछा कि जनता को पानी कब मिलेगा। बीजेपी पार्षदों के हाथ में पोस्टर और बैनर थे। एमसीडी में बीजेपी कार्यकर्ता मटका लेकर पहुंच गए और आम आदमी पार्टी के खिलाफ पानी की समस्या को लेकर के नारेबाजी की। पूर्व बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। हालांकि उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में नोकझोंक देखने को मिली। दूसरी तरफ दिल्ली की मंत्री आतिशी भी जल संकट को लेकर के अनशन कर रही हैं। हालांकि तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर हैं। तो ईडी के बाद सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड पर सियासत भी अब तेज हो गई है। विपक्ष के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े दिखाई दिए। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि केजरीवाल के मुद्दे को उनकी पार्टी संसद में उठाएगी। उन्होंने केजरीवाल पर सीबीआई की कार्रवाई को इमरजेंसी जैसा करार दिया। केजरीवाल जी को जिस प्रकार से फिर एक बार जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई ने अरेस्ट किया, ये तो इमरजेंसी से ऊपर तानाशाही हो गई और हम सब लोग संसद में इस बारे में सवाल पूछेंगे। उधर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी केजरीवाल के पक्ष में खड़े नजर आए। उन्होंने कहा कि आज जो केजरीवाल के साथ हो रहा है वो हमारे साथ भी हो सकता है। आज अरविंद केजरीवाल जी की बारी है, कल किसी और की बारी ये करेंगे, तो अभी ही इसको चैलेंज करने की जरूरत है और एकजुट होकर के अघोषित इमरजेंसी के खिलाफ हम सबको खड़ा होना चाहिए। आपको बता दें कि सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल को कल गिरफ्तार किया। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 3 दिन की सीबीआई की रिमांड पर भेजा है। अब सीबीआई दिल्ली शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल से पूछताछ करेगी। इससे पहले सीबीआई ने 25 जून को भी तिहाड़ जाकर केजरीवाल से सवाल जवाब किए थे। झारखंड के चर्चित जमीन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिलती नहीं दिख रही है। राज्य की पीएमएलए कोर्ट ने सोरेन की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है और साथ ही बाकी आरोपियों को भी अभी जेल में ही रहना होगा। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। यानी 11 जुलाई तक उन्हें रांची की बिसरा मुंडा सेंट्रल जेल में रहना होगा। कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेमंत सोरेन की पेशी हुई। वहीं इस मामले में जेल में बंद अन्य आरोपियों की भी पेशी हुई, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। आपको बता दें कि रांची में 8.5 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीदारी को लेकर हेमंत सोरेन जेल में हैं। बीते 31 जनवरी को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। तब से वो जेल में ही हैं।
वहीं इस मामले में अब तक कुल 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हेमंत सोरेन ने जमानत के लिए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर 13 जून को सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। आपको बता दें कि इस घोटाले की वजह से हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक छोड़नी पड़ी थी। जम्मू के डोडा में 3 आतंकवादियों को ढेर करके सुरक्षा बलों को आज एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। जानकारी के मुताबिक ये तीनों आतंकी पाकिस्तानी थे। ये आतंकवादी 2 ग्रुप्स में सक्रिय थे और एक ग्रुप के 3 आतंकियों को हिंद के जाबाजों ने आज ढेर कर दिया। जबकि सेना के जवान डोडा में 4 आतंकियों वाले दूसरे ग्रुप की तलाश करते नजर आए। इसके लिए सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों के हाथ बड़ी जानकारी भी लगी। सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए हाइब्रिड OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद ले रहे हैं, यानी लोकल स्तर पर आतंकियों को मदद मिल रही है। सर, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स या जो सपोर्ट की बात की जा रही है, पूरी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, क्या उनकी सर शनाख्त उनकी की जाएगी इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि किन्होंने इनको पनाह दी है। हम ये भी कहना चाहेंगे कि बेसिकली लोग हमारी मदद करें इसमें, कि ये बताएं कि किन लोगों ने इनको पनाह दी है। दरअसल जम्मू के रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए हमले के बाद पुलिस ने हाकमदीन नाम के आतंकी मददगार को गिरफ्तार किया था, जिसका पुलिस रिकॉर्ड में कोई नाम नहीं था। वहीं कठुआ और डोडा में हुए आतंकी हमलों के बाद भी पुलिस ने 5 हाइब्रिड OGW को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए हाइब्रिड ओवरग्राउंड वर्कर्स आतंकियों को खाने, रहने और लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाने में मदद कर रहे थे, लेकिन अब सेना और पुलिस पूरी तरह से आतंकियों के इस नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुट गई है। पाकिस्तान के हाइब्रिड OGW आतंकी कौन है जो जम्मू कश्मीर में रहकर आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहे हैं? हम आपको बता दें कि हाइब्रिड OGW का मतलब होता है ओवरग्राउंड वर्कर। कश्मीर घाटी में मौजूद ये पाकिस्तान परस्त ओवरग्राउंड वर्कर आतंकवादियों को मदद पहुंचाते हैं। ये आतंकवादियों के रहने और उनके खाने पीने का इंतजाम करते हैं। यही नहीं, ये ओवरग्राउंड वर्कर सेना और पुलिस के मूवमेंट से जुड़ी जानकारियां भी इन आतंकवादियों तक पहुंचाने के साथ साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट भी पहुंचाते हैं। बड़ी बात यह है कि OGW का पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, जिससे उनका पता लगा पाना काफी मुश्किल हो जाता है। ये ओवरग्राउंड वर्कर आम लोगों के बीच रहकर आतंकवादियों की मदद करते हैं। पाकिस्तान में चीन की परियोजनाओं और वहां के नागरिकों पर किए जा रहे हमलों को लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और वहां के नेताओं के हवाले से किया गया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के साथ साथ चीनी नागरिकों पर हमले के लिए 2 दहशतगर्द तंजीमों ने हाथ मिला लिया है। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के प्रमुख नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया और पाकिस्तानी सेना के मुताबिक मौलवी मंसूर ने बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधियों को लेकर बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि TTP और BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ मिलकर अपहरण की योजना बनाते हैं और बंधक बनाए गए लोगों को अफगानिस्तान भेजने के बाद उन्हें लापता बता दिया जाता है। इसके अलावा मौलवी मंसूर ने यह भी कबूल किया कि TTP और BLA बलूचिस्तान में CPEC परियोजनाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि CPEC में काम कर रहे चीन के नागरिकों पर आतंकी हमलों के बाद कई परियोजनाओं का काम धीमा हो गया है। 2024 के पहले 4 महीनों में ही 281 नागरिकों और सुरक्षा बलों के जवान मारे गए हैं, जिसे लेकर शी जिनपिंग ने शहबाज को सीधी चेतावनी भी दी है और कहा है कि जब तक पाकिस्तान में स्थिरता नहीं आती तब तक चीन पाकिस्तान को चबन्नी भी नहीं देगा। लेकिन चीन के नागरिकों पर हमले में जैसे ही पाकिस्तान के पाले पोसे हुए आतंकी संगठनों का नाम सामने आया, शहबाज शरीफ और उनकी सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया और हर बार की तरह भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा दिए। बलूचिस्तान के गृह मंत्री जियाउल्लाह लंगोन ने दावा किया कि आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत फंडिंग करता है। TTP और BLA को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की ओर से पैसे दिए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान को उस वक्त शर्मसार होना पड़ा जब TTP प्रमुख नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर ने पूरी दुनिया के सामने ये कह दिया कि TTP को हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी से ना पैसे मिलते हैं और ना ही हथियार, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। यही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक TTP प्रमुख मौलवी मंसूर ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के इस दावे को भी गलत बताया, जिसमें उसका नाम लेते हुए ये कहा गया था कि TTP और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक साथ मिलकर पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं को अंजाम देती है। LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव अभी भी बरकरार है। चीन की हरकतों और नापाक मंसूबों को ध्यान में रखते हुए भारत भी लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। सेना पूर्वी लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों को मोबाइल बख्तरबंद सुरक्षा वाहन उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम कर रही है। तो
तो अब अमेरिका भारत के साथ मिलकर 8 पहियों वाले वाहन स्ट्राइकर की नई पीढ़ी बनाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल और उनके भारतीय समकक्ष के साथ हुई बैठक के बाद स्ट्राइकर को साथ मिलकर बनाने पर लगभग मुहर भी लग चुकी है। हम आपको बता दें कि स्ट्राइकर एक बख्तरबंद वाहन है जिसमें फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव और सेलेक्टिव 8 व्हील ड्राइव है, जिसका वजन लगभग 19 टन है और ये सड़क पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है, जबकि इसकी मैक्सिमम स्पीड 502 किलोमीटर है। स्ट्राइकर में चालक दल के 2 सदस्यों के अलावा 9 पैदल सैनिक बैठ सकते हैं। ये इतना मजबूत होता है कि मशीन गन, मोर्टार और तोप के गोले भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस बख्तरबंद वाहन में M2 मशीन गन, MK19 ग्रेनेड लॉन्चर और 4 M6 स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर लगा होता है, जो दुश्मन को ढेर करने के लिए काफी है। इसके अलावा इस गाड़ी के कमांडर के पास 7 M45 पेरिस्कोप और एक वीडियो कैमरे के साथ साथ एक थर्मल इमेजर डिस्प्ले भी होता है, जो रात में दुश्मन के टैंक और उसकी पोजीशन का पता लगा सकते हैं। तो चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे और एक साथ 3 मोर्चों पर जंग लड़ रहे इजराइल ने एक बार फिर अपनी ताकत का मुजाहिरा पेश किया। इजराइल ने न सिर्फ वेस्ट बैंक बल्कि गाजा स्थित हमास के ठिकानों और लेबनान बॉर्डर पर बने हिजबुल्ला के आतंकी अड्डों पर बमों की बरसात कर दी, जिसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कथित तौर पर हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना बम बरसाती नजर आई, जिसके बाद चारों तरफ धुआं हो गया। वहीं गाजा में इजरायली टैंक जमीनी ऑपरेशन को अंजाम देते नजर आए, जबकि लेबनान बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में इजरायली टैंकों की तैनाती दिखी। इसके अलावा इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में भी ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया। वेस्ट बैंक में इजरायल की फौज ने फिलिस्तीनियों के घरों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। हालांकि फिलिस्तीनियों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन संगीनों के आगे उनका संघर्ष ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। इजरायल हमास जंग के बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एंट्री हो गई है। IRGC ने एक वीडियो जारी किया है, जिसके बाद ये चर्चा अब तेज हो गई है कि ईरान अब इजरायल से जंग की तैयारी कर रहा है। दरअसल ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के इस वीडियो में उसके सैनिक हेलीकॉप्टर पर चढ़ते, फायरिंग करते और बाइक पर टनल से निकलते हुए नजर आए। यही नहीं, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू की ट्रेनिंग लेते हुए भी दिखे। तो गौर करने वाली बात यह है कि ईरानी सेना के इस वीडियो में जिस तरह की सुरंग दिख रही है, बताया जाता है कि लेबनान में भी इसी तरीके की कई सुरंगें हैं। हिजबुल्ला ने लेबनान में सुरंगों का जाल बिछा रखा है और इन सुरंगों में कई गुप्त रास्ते बनाए हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ईरान हिजबुल्ला को जंग के लिए तैयार कर रहा है या फिर वो लेबनान में इजरायल के खिलाफ फौज तैनात करने वाला है। बिहार के सीतामढ़ी से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ मानसून की पहली बारिश में रील बनाने के चक्कर में एक लड़की की जान पर बनाई। दरअसल बारिश के दौरान लड़की रील बनाने के लिए छत पर गई। जैसे ही इस लड़की ने रील बनाने की शुरुआत की, तभी अचानक जोरदार आवाज के साथ आसमान से बिजली गिर गई, जिसे देख लड़की डर गई और वहां से चीखती हुई भागी। आसमान से बिजली गिरने का ये वीडियो लड़की के कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि इस हादसे में लड़की को कोई चोट नहीं आई, लेकिन रील के चक्कर में एक बड़ा हादसा होते होते बचा। आपको बता दें कि बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान के बीकानेर में भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जिंदा जलकर मौत हो गई। ये हादसा तेज रफ्तार ट्रेलर के ट्रक से टकराने के बाद हुआ, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये भीषण हादसा तड़के जैतपुर टोल के पास हुआ, जहां एक ट्रेलर बेकाबू होकर खड़े ट्रकों से जा भिड़ा, जिसके बाद ट्रेलर में आग लग गई और देखते ही देखते पूरे ट्रेलर समेत दोनों ट्रकों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरों में ट्रेलर धू कर जलता नजर आया। आग लगने की वजह से काले धुएं का गुबार उठता दिखा, जो आसमान में दूर तक फैल गया। हालांकि हादसे के बाद महाजन पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को ट्रक से बाहर निकाला और तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। भारत अंतरिक्ष की दुनिया में चंद्रयान 3 की चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कराकर पहले ही इतिहास रच चुका है। अब इसरो इस खुशी को और दुगनी करने के लिए बड़े प्लान पर काम कर रहा है। जी हां, इसरो भारत के चौथे मून मिशन को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियों में जुट गया है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के मुताबिक चंद्रयान 4 को 2 भागों में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 4 को 2 हिस्सों में इसलिए भेजना पड़ रहा है क्योंकि ये इतना भारी है कि उसे इसरो का सबसे ताकतवर रॉकेट भी नहीं ले जा सकता।
लिहाजा स्पेसक्राफ्ट के अलग अलग पार्ट्स को 2 बार में लॉन्च करके ऑर्बिट में भेजा जाएगा। फिर अंतरिक्ष में इन दोनों भागों को एक एक कर स्पेसक्राफ्ट तैयार होगा, जिसे डॉकिंग कहते हैं। ये शायद पहली बार होगा जब किसी स्पेसक्राफ्ट को टुकड़ों में लॉन्च करके अंतरिक्ष में असेंबल किया जाएगा। यही नहीं, इसरो चंद्रयान 4 के अलावा 3 और प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार का अप्रूवल लेगी, जो उसके विजन 2047 का हिस्सा है। भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करना चाहता है, जबकि 2040 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की भी तैयारी है। अमेरिका के मिनेसोटा से एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। ब्लू अर्थ नदी पर बना रैपिडन डैम के पास एक घर का बड़ा हिस्सा इस नदी में बह गया, जिससे लोग बेहद डरे हुए हैं। जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। पानी के तेज बहाव की वजह से बांध के पास बना एक घर का आधे से ज्यादा हिस्सा नदी में गिर गया और बह गया। वहीं थोड़ी देर बाद सैलाब की वजह से एक बड़ा पेड़ भी नदी में बह गया, जिससे चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें, नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से रैपिड बांध भी टूटने की कगार पर है। भारी बारिश के चलते नदी में जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच गया, जिसके बाद वहां से पानी का सैलाब बहता दिखा। बोलीविया से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर दुनिया भर के लोग हैरान हो गए हैं। दरअसल बोलीविया में सड़कों पर टैंक और सेना की बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ रही हैं। जो बोलीविया में तख्ता पलट करने के मकसद से उतरी थी। बोलीविया की सड़कों पर सेना कमांडर की अगुवाई में सैनिकों ने राजधानी के सेंट्रल स्क्वायर, राष्ट्रपति भवन और सांसदों के कई घरों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद राष्ट्रपति को हटाने पहुंचे सेना कमांडर और नौसेना प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, बगावत के बाद राष्ट्रपति ने बिना वक्त गंवाए सेना का नया कमांडर नियुक्त कर दिया और उनको शपथ भी दिलवा दी। दरअसल हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि एक तरफ राष्ट्रपति के समर्थक थे और दूसरी तरफ बगावती सेना, और लोग सेना को रोकने के लिए गैस कैनिस्टर फेंक रहे थे। वहीं इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब गिरफ्तार किए गए सेना प्रमुख ने इस पूरी बगावत को राष्ट्रपति की साजिश बता दिया और कहा कि पब्लिसिटी के लिए उन्होंने अपने ही तख्ता पलट का प्लान बनाया। चीन के हैनान में बिजली बनाने वाली 3 चिमनी और 3 पानी के टावर्स को गिराया गया। इन सभी को एक नियंत्रित विस्फोट की मदद से गिराया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। चिमनियों और पानी के टावरों को शहर के रेनोवेशन के लिए ढाह दिया गया। तस्वीरों में दिखा कि कैसे बहुत ही आसानी से महज 20 सेकंड के अंदर सभी को पूरी तरह से गिरा दिया, जिसके बाद वहां धूल का गुबार उड़ने लगा। रिपोर्ट के अनुसार ये चिमनी और टावर जो इलेक्ट्रॉनिक पावर कंपनी में मौजूद थे, जो 2018 में वहां से बंद हो गई थी, जिसके बाद इनको ढाहने का फैसला लिया गया। गुरुग्राम के टिकली गांव में तेंदुए ने दहशत फैला रखी है। गांव की गलियों में घूमते तेंदुए ग्रामीणों की ओर से घरों के बाहर लगाए गए सीसीटीवी में कैद हुए हैं। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कुत्तों को निशाना बनाने के बाद 10 गाय खा चुके हैं ये तेंदुए, और अब इन्होंने इंसानों में दहशत को बढ़ा दिया है। गुरुग्राम के टिकली गांव में 2 तेंदुए का कहर जारी है। पिछले 10 दिनों से गांव के अंदर तेंदुआ देखा जा रहा है। गांव वाले तेंदुए की दहशत में हैं। तेंदुआ सबसे ज्यादा गांव की गौशाला की गायों को अपना शिकार बना रहा है। 10 दिनों में तेंदुआ 10 गाय खा चुका है। तेंदुआ सबसे ज्यादा शिकार यहाँ पर जो गौशाला है, गौशाला के अंदर जो गाय हैं, जो मवेशी हैं, इनको अपना शिकार बना रहा है और पिछले 10 से 12 दिनों के अंदर 10 गायों को अपना शिकार बना चुका है। तेंदुए की दहशत के चलते गांव वाले गौशाला की दीवारें ऊंची करवा रहे हैं। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगाया है, लेकिन कोई भी फॉरेस्ट विभाग का कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं। गौशाला की गायों को निशाना बनाने से पहले तेंदुए ने आसपास के कुत्तों को भी मारकर खा चुका है, जिसकी वजह से लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। तेंदुआ कई बार देखा है, लेकिन अब तो 1 महीना से ज्यादा परेशान कर रहा है। पहले तो हमारे मंदिर में जितना कुत्ता था, वो कुत्ता को सारे एक एक करके खा लिया है। फिर अभी यहाँ कुत्ता नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे करके वो सामने में, हमारे सामने में गौशाला है, वो गौशाला में कई गाय को मतलब मार डाला। वहीं गांव वाले वन विभाग की इस लापरवाही से नाराज हैं, इसीलिए अब ये तेंदुए से बचने के लिए खुद ही इंतजाम कर रहे हैं। प्रभास की नई फिल्म कल्कि आज रिलीज हो गई, और उससे पहले कल हैदराबाद में उनके फैंस ने जमकर जश्न मनाया। हैदराबाद के संध्या थिएटर के बाहर पटाखे फोड़े गए। तो ये देखिए हैदराबाद से तस्वीरें, और कल्कि फिल्म की रिलीज पर ये जश्न मनाया जा रहा है। प्रभास साउथ के बड़े सुपरस्टार हैं और लोगों की बेपनाह मोहब्बत है प्रभास के लिए। तो ये देखिए कैसे नाच गाना भी हो रहा है, पटाखे छोड़े जा रहे हैं। और हैदराबाद, अरे बाप रे बाप, ये भीड़ की तस्वीरें आप देखिए, पब्लिक देखिए यहाँ पर किस संख्या में पहुंची है। और ये एक फिल्म कलाकार के लिए जो मोहब्बत लोगों के दिल में होती है, वो इसकी जीती जागता ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। अब कुछ तस्वीरें आपको सिंगापुर से दिखा देते हैं, जहां एक महिला
सुसाइड करने की कोशिश कर रही है और तभी रेस्क्यू टीम बड़ी सूझबूझ के साथ, फुर्ती के साथ इस महिला की जान बचा लेती है। आप इस वीडियो को देखिए। एक महिला बालकनी पर नीचे कूदने के लिए खड़ी है और तभी रेस्क्यू टीम ऊपर से एक नेट डालती है और टीम के 2 सदस्य रस्सी के सहारे तेजी से नीचे आते हैं और महिला को बचा लेते हैं। रेस्क्यू टीम की समझदारी और हिम्मत ने इस महिला की जान बचा ली। तो ये तो हमने आपको सिंगापुर से तस्वीरें दिखाई। अब आप अमेरिका की एक तस्वीर देखिए, जहां एक फुटबॉल ग्राउंड में देखते ही देखते एक बड़ा गड्ढा हो गया और इसका एक वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि फुटबॉल ग्राउंड का एक बड़ा हिस्सा अचानक जमीन में धंस जाता है और ग्राउंड में एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। ग्राउंड में मौजूद लाइट भी चंद सेकेंड्स में उस गड्ढे में समा गई और बेहद बड़ा ये गड्ढा है। इसका अगर आप डायमीटर देखेंगे तो बहुत बड़ा ये गड्ढा है। अब ये गड्ढा किस वजह से बना, इसकी तो अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये देखिए आप, ये अमेरिका से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, फुटबॉल ग्राउंड जहां पर खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं और ये गनीमत है कि जिस समय मैच चल रहा था उस समय इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। अगर ये गड्ढा खेलते हुए मैच के बीच होता तो सोचिए खिलाड़ियों को कितनी चोट लग सकती थी और कितना नुकसान हो सकता था। Z News।